हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सभी टेट एग्ज़ाम की तैयारी और स्पेशली सी टेट पेडागोजी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन और सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाती है। आपने फॉर्म फिल किया हो तो चाहे इंग्लिश हो या संस्कृत हो तो आप सभी की यहाँ तैयारी पा सकते हैं। संस्कृत की तैयारी अगर आप करते हैं तो संस्कृत की बेस्ट तैयारी के लिए हम आपको मेक श्योर करते हैं कि संस्कृत अगर आपने फिल किया है तो आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी संस्कृत फिल किया था और मैंने संस्कृत से आचार्य किया है। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज संस्कृत का क्लास हम लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स संस्कृत की क्लास में देखिए 50% तो आपका, बात करें सी टेट की तो सी टेट में 50% आपका संस्कृत का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो लेसन होता है उन सब पर थ्योरी पर बेस्ड होता है। संस्कृत में माहेश्वर सूत्र, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब, और प्रयत्न, उच्चारण स्थान, प्रत्याहार, रूप, संधि, समास, इन सब से लेकर के आता है। और 50% आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो पेडागॉजिकल होते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं सी टेट की। तो सी टेट में काफ़ी काफ़ी वीडियोस, कुछ वीडियो बन चुके हैं तो जो कि आपके लेसन पर आधारित हैं। आप वहाँ से माहेश्वर सूत्र, प्रत्यय, ये सब कुछ देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। और साथ ही साथ हमें तैयारी करनी है पेडागॉजी की। तो पेडागॉजी में एक चैप्टर होता है अधिगम और अर्जन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का टॉपिक है अधिगम और अर्जन। इसमें एक बच्चे को किस प्रकार से शिक्षक और बच्चे के बीच की बातें होती है, किस प्रकार से क्या कुछ शिक्षण विधि की बात होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात होती है। तो आइए आज हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम्स में बनने वाले क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो एग्जाम में बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये पेडागॉजी है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, मौन वाचनस्य अभ्यासः भवितव्यः। मौन वाचन का अभ्यास होता है, कैसे होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका यदा कदा, सेकेंड ऑप्शन अनियमित रूपेण, एंड थर्ड ऑप्शन रात्रि समय, एंड फोर्थ ऑप्शन नियमित रूपेण। तो मौन वाचन का जो अभ्यास होता है वो कब होता है, कैसे करेंगे आप जो कि बेहतर होगा? तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका है ये सीटेट, तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उस पर हमें जाना होता है। तो मौन वाचन अभ्यास के लिए यदा कदा मतलब कभी कभी, अनियमित रूपेण का अर्थ है अनियमित रूप से, मतलब कभी कर लिया कभी नहीं किया, इस तरीके से। रात्रि समय का मतलब एक फोकस कर रहा है समय पर कि आप रात्रि के समय ही करें, या फिर नियमित रूपेण। नियमित रूपेण का अर्थ हो गया कि नियमित रूप से। तो यहाँ पर तो आप बिल्कुल, जब आपको अर्थ पता चल जाता है तो आप कर पाते हैं, सही ऑप्शन पे जा पाते हैं। तो दोस्तों कभी कदा आप अगर अभ्यास करने से भी, आपका अभ्यास किसी भी चीज़ का हो, कभी कदा आप अभ्यास करना या अनियमित रूप से या रात्रि के समय, कोई बात नहीं हुई, आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है सही, नियमित रूपेण। नियमित रूप से आप किसी भी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो चाहे वो कोई भी चीज़ हो। बात हो रही है अधिगम और अर्जन की। अधिगम जो होता है सीखा जाता है, और अर्जन जो होता है वो हम हमारी मूल प्रवृत्ति होती है जो हमारे पास होता है। अर्जन एक तरीके से अधिगम जो है कक्षा में, विद्यालय में, समाज से, परिवेश से हम अनुकरण के साथ लेते हैं। लेकिन अर्जन जो है, अर्जन हमारे अंदर जो कुछ हमारे पूर्वजों पूर्वजों को लेकर के जो उनके उनमें रहा है वो हम में भी रहता है पहले से, और कुछ परिवेश के माध्यम से भी मिलता है। तो अधिगम और अर्जन, हमने क्या सीखा, हमने क्या अर्जित किया, उन सब चीज़ों का ये कुछ क्वेश्चंस के रूप में निचोड़ बना करके दिया गया। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका नियमित रूपेण। नियमित रूप से मौन वाचनस्य अभ्यासः भवितव्यः नियमित रूपेण। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा है बट टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, आप समझ पाएंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में आते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें अगर क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है तो आप उसमें नहीं पर सर्कल जरूर कर लेंगे, जैसा कि मैंने किया है। नहीं पर आप सर्कल कर लेते हैं तो आपका एक बन जाता है कि नहीं, हमें क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, हमें उसी नेगेटिव वे में ही सोचना है। तो देखेंगे भाषा अधिगम का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना है, या भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी जोर रहता है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। भाषा अधिगम प्रयत्न साध्य होता है जबकि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। तो यही मैं अभी आपको बता रही थी, भाषा अधिगम और अर्जन में अंतर
पर यहाँ कह क्या रहा है, नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, भाषा अधिगम प्रयत्न साध्य होता है जबकि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, ये बिल्कुल सही है। और भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल दोस्तों। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका, आप हिंदी में भी रख सकते हैं, हिंदी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, ऐसे ही क्वेश्चन CDP में, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में आ सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं हर सब्जेक्ट में। तो समझिएगा, भाषा अधिगम और अर्जन क्या है। भाषा अधिगम अर्जन प्रयत्न साध्य होती है, अधिगम मतलब प्रयास करने पर सीखते हैं, प्रयत्न साध्य का अर्थ प्रयास करके सीखते हैं। और अर्जन जो होता है सहज और स्वाभाविक होता है। और भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश जो होती है उसकी आवश्यकता बिल्कुल होती है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी जोर रहता है। भाषा अधिगम का मतलब ही क्या हुआ, कम्युनिकेशन, संप्रेषण कुशलता पर जोर रहता है कि हम काफ़ी अच्छे से संप्रेषण कर पाएँ, अपनी बातों को समझा सकें दूसरे को और दूसरे की बातों को समझ सकें। तो ये सभी हो जाएंगे। बात यहाँ पे है, भाषा अधिगम का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना है। अब आप बताइए, ये सभी सही है इसलिए ये सभी नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव है। अब भाषा अधिगम का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना है। क्या भाषा हम इसीलिए सीखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें रोजगार मिल सके? तो एकमात्र, कहीं भी संकीर्ण उद्देश्य की बात हो तो संकीर्ण उद्देश्य पर आप नहीं जाएंगे। रोजगार प्राप्त करना एक आवश्यकता है, परंतु सिर्फ रोजगार प्राप्त करने के लिए ही हम भाषा नहीं सीखते हैं। तो यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे सोचोगे कि ये तो हिंदी की तरह हो रहा है, संस्कृत इसमें कहाँ है, बट आगे संस्कृत के क्वेश्चन भी हैं। तो आप बने रहिए, देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से आपकी एक मेंटालिटी आपकी बनती है, कॉन्सेप्ट बनता है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संस्कृत बेस पर है। तो भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। एंड सेकेंड है, सीखने के किसी भी स्तर पर सीखना संवेगात्मक तत्वों को प्रभावित नहीं होता है। सीखना मूलतः मानसिक क्रिया है। और चौथा ऑप्शन है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, डी ऑप्शन ही सबसे सही हो जाएगा कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। भाषा सीखने के संदर्भ में यही कथन सही होगा। ये तो आप भी समझ पाएंगे कि सीखने के लिए प्रभावी तभी होगा जब संवेगात्मक रूप से सकारात्मक होगा और संतुष्ट करने वाला होगा। ठीक है, सकारात्मक और संतुष्ट करने वाला, ये चीज़ें जो है एक आपका जो टैग वर्ड बोलते हैं ना, कीवर्ड, उस तरीके से आप लीजिएगा, सकारात्मक, संवेगात्मक और संतुष्ट करने वाला। तो ये चीज़ें जो होती है पॉजिटिव वे में जाती हैं। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन थर्ड हो गया। अब फोर्थ में चलते हैं। अब देखेंगे यहाँ आप संस्कृत का कुछ क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन क्या है, भाषा अर्जन आवश्यकम। भाषा अर्जन के लिए आवश्यक है, भाषा अर्जन के लिए क्या आवश्यक है, देखते हैं हम। फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको आप नेगलेक्ट कीजिएगा, ये मैं कभी भी कहीं भी कैलकुलेशन होता है तो मैं कर लेती हूँ, तो वो थोड़ा पेन चल गया है। मातृभाषा, हाँ फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम, भाषा अर्जन आवश्यकम, भाषा अर्जन के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन देखेंगे, मातृभाषा ज्ञानावगमनस्य क्रमिकम विद्यार्थीषु। एंड सेकेंड है, कंठस्थीकरणम तथा आवश्यक पदानां प्रयोग। एंड थर्ड है, व्याकरण ज्ञानस्य व्यवस्थित प्रयोग तथा पदानां कंठस्थीकरणम। एंड डी ऑप्शन है, चौथा है आपका, मातृभाषायाः तथा द्वितीय भाषायाः अवगमन क्रमे मानव मस्तिष्कस्य अंतः सामर्थ्यम निर्दिशति। अब इसमें से देखिए क्या होगा, भाषा अर्जने आवश्यकम, भाषा को अर्जन करने के लिए आवश्यक है। अभी आपने पढ़ा अधिगम और अर्जन के बारे में, तो आप अर्जन जो होता है सहज और स्वाभाविक होता है। तो भाषा अर्जन के लिए क्या आवश्यक है, जो कि सहज और स्वाभाविक हो वही आवश्यक होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या सहज और स्वाभाविक होगा। देखिए, सहज और स्वाभाविक की बात करें हम तो देखिए, मातृभाषा जो होती है बच्चे के लिए, वो मातृभाषा सहज और स्वाभाविक रूप से ही आती है, क्योंकि उसका परिवेश ही वही होता है। अब हम बात करें यहाँ मातृभाषा ज्ञानावगमनस्य क्रमेकम विद्यार्थीषु। मातृभाषा जो है ज्ञान के अवगमन के क्रम में विद्यार्थियों के लिए भाषा अर्जन के लिए आवश्यक है।
सिर्फ ज्ञान का अवगमन करने के लिए, या कंठस्थीकरणम तथा आवश्यक पदानाम प्रयोग, याद करने के लिए और आवश्यक पद का प्रयोग करने के लिए बस भाषा आवश्यक है। तो दोस्तों याद, ये एक कीवर्ड की तरह रख लीजिए, कंठस्थीकरण जहाँ भी होगा याद करना रटना ये नहीं होगा कभी भी। इस तरीके का जो जहाँ भी आएगा कंठस्थीकरण, कंठस्थ करना रटना, तो आप इसे नेगेटिव कर लेंगे, ठीक है। बात हो रही है भाषा अर्जन की, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब देखिए सी ऑप्शन है व्याकरण ज्ञानस्य व्यवस्थित प्रयोग तथा पदानाम कंठस्थीकरण। अब यहाँ पर भी आ गया कंठस्थीकरण, तो कंठस्थ हमें बच्चे को नहीं कराना है, हमें बच्चे को रटाना नहीं है, बल्कि करना क्या है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मातृभाषाया तथा द्वितीय भाषाया। मातृभाषा और द्वितीय भाषा अवगमन क्रमे मानव मस्तिष्कस्य अंतःसम्मर्थम निर्दिष्टितम। मानव के मस्तिष्क में अंतः संबंधित हो जाना चाहिए, मानव मस्तिष्क में ये जो होता है मातृभाषा तथा द्वितीय भाषा को लेकर के। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा भाषा अर्जन अथवा भाषा के ज्ञान के लिए। देखिए अर्जन की बात की ना, जो कि सहज और स्वाभाविक होती है, तो ये आवश्यक है कि मातृभाषा का ज्ञान हो और द्वितीय भाषा का भी ज्ञान हो, जो कि अवगमन क्रम में जो होता है मानव के मस्तिष्क में सन्निहित एक समाहित हो जाता है, अर्थात उसे हम समझ सकने में हम मानव मस्तिष्क के लिए अंतः सामर्थ्य को हम निर्दिष्ट करते हैं कि अंतः सामर्थ्य, हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य होता है, बच्चे के अंदर जो सामर्थ्य होता है उस आयु विशेष में, उसमें क्या करता है वो अपनी मातृभाषा और द्वितीय भाषा जो बोली जाने वाली भाषा है, जो विद्यालय की भाषा, उन दोनों भाषा को समप करके एक साथ दोनों को मिला करके सीखता है बच्चा, और ये आवश्यक है भाषा अर्जन में। तो आप समझ पाए होंगे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मातृभाषा और द्वितीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है अवगमन के लिए। आगे बढ़ेंगे, 5वां क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 अनुसारम काल्पनिक चिंतनार्थम एवं च साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जनम मन्यते। देखिए एनसीएफ 2005 में, एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतन के अर्थ में, काल्पनिक चिंतन के लिए और एवं च और साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जनम, साक्षरता द्वारा ज्ञान के अर्जन करने में क्या मान्यता है, क्या माना गया है। शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज, द्वितीय भाषा, मातृभाषा, तृतीय भाषा। एनसीएफ 2005 की बात हो रही है, तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कल्पना द्वारा जो चिंतन द्वारा एवं साक्षरता द्वारा, कल्पना चिंतन और साक्षरता, ठीक है, ज्ञान का अर्जन करना जो होता है मातृभाषा के अंतर्गत समाहित होता है। आपका यहाँ पे मातृभाषा के अंतर्गत समाहित होता है, ये क्या क्या, देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार बात की जा रही है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतन के अर्थ में और साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जनम, च साक्षरता और च पहले लगा दिया जाता है संस्कृत में, मतलब साक्षरता और ज्ञान अर्जन करना, ये जो है ज्ञानार्जनम, साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जनम मन्यते, ये जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार किस भाषा को मान्यता देता है, शास्त्रीय भाषा को, द्वितीय भाषा को, मातृभाषा को, तृतीय भाषा को। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा को, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ेंगे, 6 क्वेश्चन है, अध्ययन समये विशेष पदम मॉडिफायर शक्यते, अध्ययन समये विशेषण पदम शक्यते, शक्यते स्म शक्य संभावनम अत्रायम केंद्रीकरोति। अब ऑप्शन है आपका तेषां वाक्यात्मकं स्थानम, तेषां वाक्यात्मकं स्थानम, बी है तेषां अयम, सी है संदर्भानुगुणमर्थम और डी है आपका पूर्व पदार्थम। अब यहाँ पर देखिए अध्ययन के समय विशेष पद में, अध्ययन के समय क्या कह रहा है, अध्ययन के समय विशेषण पद में शक्यते, ये जो शक्यते लिखा हुआ है, शक्यते जो होता है ना वो शक्यते सम शक्यम, संभावना यहाँ पर महसूस हो रही है, संभावना यहाँ पर संदर्भ के अनुसार अर्थ को केंद्रित करता है। तो यहाँ पर जो है संभावना, ये जो है ना विशेषणम शक्यते, शक्यते शक्यते स्म, ये जो लिखा है शक्यते शक्यते स्म, ये जो है संभावनम अत्रायम केंद्रीकरोति। तो ये इसकी जो संभावना हो रही है शक्यते स्म शक्य की, इसकी जो संभावना हो रही है ये संदर्भानुगुणमर्थम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संदर्भानुगुणमर्थम के संदर्भ में, इसके संदर्भ में हो रही है। अध्ययन
समये अध्ययन के समय में विशेषण पदम, विशेषण जो पद होता है क्या, शक्यते सकता है, शक्यते स्म या शक्य, ये एक ही भाव का है तीनों। इसकी जो संभावना होती है, संभावना अत्रायम केंद्रित करोत, यहाँ पर कहाँ केंद्रित होती है, यहाँ पर किस पर केंद्रित होती है, क्या तेषाम वाक्यात्मकम स्थानम, क्या इस वाक्य के स्थान को केंद्रित करता है, या तेषाम अयम, या यहाँ पर इसी में करता है, या संदर्भानुगुणमर्थम, या संदर्भ के गुण को अर्थ के अर्थ में करता है, या पूर्व पदार्थम, या पूर्व पदार्थ में करता है। तो ये जो है संदर्भानुगुणमर्थम, संदर्भ के अनुसार गुण के अर्थ में करता है, शक्यते स्म शक्य। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, सातवां देखिए क्या है, पत्रवाहकः एकादशवादने पत्रं वितरितवान्, पत्रवाहकेन एकादशवादने पत्रं वितरितम्। अब ये जो ऊपर दोनों लाइन दिया गया है, उपरि दत्तयो द्वयो वाक्ययो भेदं स्पष्टीकर्तुं छात्राणाम् अवधानार्थम् उपर्युक्तम् अस्ति। यहाँ पे जो कह रहा है कि पत्रवाहकम एकादशवादने पत्रं वितरितवान्, पत्रवाहक जो है एकादशवादने 11 दिन पर पत्र वितरितवान, पत्र वितरित करता है, बांटता है, या पत्रवाहकेन, पत्रवाहक ने एकादशवादने 11वें दिन पत्र वितरितम, पत्र वितरित किया। इन दोनों में ऊपरी दत्तयो, इन दोनों में ऊपर लिखा हुआ जो ये दोनों है, द्वयो वाक्ययो भेदः, इन दोनों ऊपर लिखे हुए इन दोनों वाक्यों में भेदम स्पष्टीकर्तुम, भेद स्पष्ट करना है, छात्राणाम अवधानार्थम उपर्युक्तम अस्ति, छात्रों के अवधान में, सीखने में, अवधानार्थम उपर्युक्तम अस्ति, उपर्युक्त में से इन दोनों में से छात्रों में अवधान हो रहा है, किस चीज़ से अवधान हो रहा है, अवधान का अर्थ होता है रोकना, अवधान हो रहा, सीख नहीं पा रहे हैं, तो इसमें क्या समस्या कहाँ है। ऑप्शन देखेंगे, क्रियापद परिवर्तनम, क्या क्रिया के पद में परिवर्तन हो रहा है, या कर्तरी प्रयोगाभ्यास, या कर्तरी में कर्ता के प्रयोग के अभ्यास में प्रॉब्लम हो रही है, पद प्रयोग प्रभेद, पद के प्रयोग का प्रभेद है, मतलब जो पद प्रयोग किया गया है दोनों में उसमें भेद है, अलग अलग है, या फिर डी ऑप्शन है, नाम पद कर्म पदस्य च स्थानम वाक्यदयो नियोजनम। नाम पद और कर्म पद, ये दो प्रकार के पद होते हैं, नाम पद और कर्म पद, इन दोनों के स्थान में वाक्य जो होता है उसका नियोजन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पत्रवाहक एकादशवादने पत्रम वितरितवान और पत्रवाहकेन एकादशवादने पत्रम वितरितवान, इन दोनों में पद, इन दोनों पदों में प्रयोग का भेद है बात एक ही, लेकिन देखिए कैसे बदल रहा है कि पत्रवाहक एकादशवादने, पत्रवाहक जो है 11वें दिन वितरित करता है पत्र, और दूसरा पत्रवाहकेन एकादशवादने पत्र वितरितम, एक का अर्थ है कि 11 दिन तक वितरित करता है, दूसरे का अर्थ है कि 11वें दिन वितरित करता है, बांटता है। तो इन दोनों में क्या हुआ, पद प्रयोग में भेद है। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्रियापद या कर्ता पद की बात नहीं है, पद के प्रयोग के भेद को दर्शा रहा है ऊपर का लिखा हुआ वाक्य जो है, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, भवान पृच्छतुम अस्माकं लक्ष्यं किम, अहम एकेन पदेन उत्तरं वदामि, विजयः एतादृशः प्रश्नः। अब ऑप्शन है रीतियुक्तः, सहजः, विवरणात्मकः, अलंकारिकः। भवान पृच्छतुम अस्माकं लक्ष्यं किम, पूछा गया कि अस्माकं लक्ष्यं किम, लक्ष्य क्या है। आठवां क्वेश्चन क्या है, भवान पृच्छतुम अस्माकं लक्ष्यं किम, पूछा गया कि इसमें कोई पूछ रहा है अगर कि लक्ष्य क्या है, तो उत्तर क्या आया, अहम एकेन पदेन उत्तरम वदामि, उसने एक पद में उत्तर दिया, विजय, विजय मतलब विजय है, लक्ष्य क्या है, विजय प्राप्त करना, एतादृश प्रश्न, इस तरह का जो प्रश्न है ये कैसा प्रश्न है, रीति युक्त प्रश्न है, सहज प्रश्न है, विवरणात्मक प्रश्न है, या आलंकारिक प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको बताना है कि ये जो प्रश्न पूछा गया, भवान का अर्थ हुआ आपने, भवान पृच्छतुम आपने पूछा, अस्माकं लक्ष्यं किम कि हमारा लक्ष्य क्या है, अहम एकेन पदेन उत्तरम वदामि हमने एक पद में उत्तर दिया, मैंने एक पद में उत्तर दिया कि विजय, विजय अर्थात वो लक्ष्य उत्तर दिया गया, ये विजय, हमारा लक्ष्य विजय है। तो हमारा लक्ष्य विजय प्राप्त करना, इस प्रकार का ये जो प्रश्न है ये सहज प्रश्न है एक तरीके का, इसमें रीत नहीं है, किसी तरह का विवरण भी नहीं है, क्योंकि एक शब्द में उत्तर दिया गया है, और अलंकार की भी बात नहीं है। तो आपका यहाँ क्या कुछ है, रीतियुक्त, विवरणात्मक, आलंकारिक और सहज। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि देखिए अलंकारिक बात नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के अलंकार की
अलंकार को प्रयुक्त नहीं किया गया है, विवरण भी नहीं है, ना ही रीति युक्त है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सहज, क्योंकि सहज क्रिया में एक शब्द में उत्तर दिया गया है विजयः। तो ये जो हो गया सहज हो गया, सहज प्रकार का प्रश्न हो गया। आगे बढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन है आपका, पाठ्यचर्या नामम शिक्षण कार्यक्रमों यत्र वर्तन्ते। पाठ्यचर्या जो नाम है ये शिक्षण कार्यक्रम में अध्यापका कर्मचारिणः, ऑप्शन ए है अध्यापका कर्मचारिणः मानव संपन्न मूलानि च। दूसरा है पाठ्य वस्तु बोधनयुक्तयः अधिगमनात्मकानुभवा आकलन प्रतिमानानि च। सी है बोधने उद्देश्याः साधिताः न वेति मौल्यांकनोपायाः। एंड डी है प्रयुक्त अभिलेखानानि च। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अध्यापका, अध्यापक का, कर्मचारिणः, अध्यापक और कर्मचारी, मानव संपन्न मूलानि च, और मानव संपन्न मूलानि च, मानव संपन्न मूल। पाठ्यचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रम है यत्र वर्तते। पाठ्यचर्या का जो शिक्षण कार्य है, ये जो है पाठ्यचर्या शिक्षण कार्य, ये आपका पाठ्य वस्तु जो होता है, देखिए बोधन युक्त मतलब बोध कराना, अधिगम मतलब सिखाना, और अनुभव मतलब एक्सपीरियंस होना, अनुभव कराना, और आकलन, आकलन का मतलब है महसूस करना, हमें उसका मतलब ज्ञान करना, जान लेना एक शिक्षक का कि उपचारात्मक कार्य देखिए होता है पहले, क्या कहते हैं, पहले होता है बच्चे का निदानात्मक, उसके बाद उपचारात्मक। तो ये किस प्रक्रिया में आता है, आकलन में आता है कि पहले हम निदान करते हैं, पता लगाते हैं किसी चीज़ का कि बच्चे में कमी कहाँ है, और फिर उसके बाद उसका हम करते हैं कि इसको दूर किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ पर आपका सबसे बेस्ट देखिए हो जाएगा बी ऑप्शन, पाठ्य वस्तु बोधन युक्त है। पाठ्य वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो बोध युक्त हो, पाठ्य वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो बोध युक्त हो, अर्थात हमें आसानी से समझ में आ सके। अधिगमनात्मक अनुभव, अधिगमनात्मक अनुभव होना चाहिए। अधिगमनात्मक अनुभव मतलब अधिगम जो होता है सीखना होता है, सीखने के अर्थ में सीखना होना चाहिए, तथा आकलन का प्रतिमान इत्यादि आता है इसमें। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्य वस्तु जो है बोधन युक्त होना चाहिए। ठीक है, बोधन युक्त मतलब जिसमें ज्ञान का विकास हो, हमें बोध हो किसी चीज़ का, कहते हैं आपको इस चीज़ का बोध है कि नहीं, एहसास है कि नहीं, मतलब ज्ञान हुआ कि नहीं। तो बोधन युक्त मतलब ज्ञान का विकास। अधिगमनात्मक अनुभव मतलब अधिगम का, जो हमने सीखा उसका पता चले। और आकलन प्रतिमानानि, आकलन का अर्थ हुआ कि हम जान पाएँ, कि बच्चे का आकलन हम अच्छे से कर पाएँ। ये चीज़ें जो होती है पाठ्यचर्या नामक शिक्षण कार्यक्रमों यत्र वर्तन्ते। पाठ्यचर्या नामक शिक्षण कार्यक्रम में, कार्यक्रम के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या आती हैं, वर्तन्ते क्या क्या होता है, ये बोधन युक्त होगा पाठ्यवस्तु, और अधिगमनात्मक अनुभव होगा पाठ्यवस्तु का, आकलन भी होना चाहिए। इन तीनों को मिलाकर के अगर जो पाठ्यचर्या बनाई जाए पाठ्यवस्तु, ये सबसे बेस्ट होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ेंगे। भाषा अधिगमने बहुभाषिकत्वं भवति। भाषा अधिगमने, भाषा के अधिगम में, भाषा सीखने में बहुभाषिकत्वम, बहुभाषिकता जो होती है, भवति बहुभाषिकता जो होती है वो क्या होती है। भाषा अधिगमने बहुभाषिकत्वम भवति, भाषा अधिगम में बहुभाषिकता क्या होती है, का क्या स्थान है। परम स्वम क्या बहुत आवश्यक है। बाधा क्या बाधा देती है। भार क्या भार स्वरूप है, क्या एक पद्धति है। तो यहाँ पे देखिए भाषा अधिगम में बहुभाषिकता, बहुभाषिकता की बात करें, देखिए भाषा अधिगम में बहुभाषिकता की बात करें तो बाधा होती है, अर्थात भाषा के सीखने में अतिभाविकता या बहुभाषिकता, यानी अनेक भाषाएं, बहुभाषिकता का मतलब कई प्रकार की भाषाएं बाधा उत्पन्न करती हैं। देखिए बात करें छोटे बच्चे की, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका प्राइमरी लेवल का है, तो बात करें छोटे बच्चे की, तो बहुभाषिकता जो होती है, अगर आपको बच्चे का समृद्ध भाषाई परिवेश जो है अगर आपको सही करना है, तो घर पे अगर सभी लोग हैं, तो देखिए घर का माहौल कुछ और, विद्यालय का माहौल कुछ और, गांव का परिवेश कुछ और, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, किसी एक लाइन लेंथ में बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाता है। वहाँ करना क्या होता है कि आपका बहुभाषिकता जो होती है भाषा के रूप, भाषा जो है बाधा के रूप में आ जाती है,
कि क्या है, अगर एक ही तरीके से बोला जाए, सबकी भाषा जो है एक जैसी हो, तो बच्चे को वहाँ पे आसानी होती है। छोटे बच्चे की बात हो रही है। अन्यथा बड़े बच्चों की कक्षा के लिए बहुभाषिकता जो होती है ज्ञान का एक साधन होता है, बट बात यहाँ छोटे बच्चे की है तो बाधा के रूप में होता है। वहाँ पे विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे दोस्तों। ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बाधा। भाषा अधिगमने बहुभाषिकत्वम भाषा बाधा भवति। तो बाधा का कार्य करता है अधिगम, भाषा के सीखने में बहुभाषिकत्वम जो होता है, कई प्रकार की भाषा। तो ये 10 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ये थे, और कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो कि संस्कृत में जो भी ग्रामर है आप समझ रहे हैं वो भी हम लेकर के आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आर्यन एजुकेशनल में अगर आप फर्स्ट विजिटर हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे टच करिएगा, क्योंकि डेली हम वीडियोस अपलोड करते हैं और डेली हमारे वीडियोस आपको मिलेंगे, तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। फर्स्ट अटैम्प्ट में फ्रेंड्स मैंने भी किया था, और संस्कृत आपने फील अगर किया है तो ये बहुत ही बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि संस्कृत हिंदी दोनों मसअप करके सम अप करके चलती है। इसको मर्ज करके हम सीखते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ जो है मिल करके 50% आपकी तैयारी तो हिंदी के व्याकरण और संस्कृत के व्याकरण जो होते हैं मैच करते हैं। तो 50% आपकी तैयारी तो ऐसे हो ही जाती है। प्लस कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम आपको रूप है, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही जल्दी सारा कुछ कवर करेंगे। आप हमारे चैनल पे सी-टेट का जूनियर लेवल और प्राइमरी लेवल दोनों की तैयारी आप पा सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस मिलेंगे। तो सब कुछ यहाँ पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको। आगे हम और भी वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।